आज हम कक्षा 11वीं की गद्य खंड की आरोह पुस्तक को लेकर आए हैं। आज हम लोग प्रेमचंद की नमक का दरोगा पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ कोटेशन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। कम समय लेते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना। ये लिखते हैं, उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा का मतलब ये है, ये जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मतलब ये है स्व के अंदर जो स्थित जो ज्ञान है, जो सत्व का ज्ञान है, इसको जागृत करना है। समन्वित जीवन का पोषण करना केवल ऐसी शिक्षा का एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। शांतिमय स्थिति की स्थापना करने का मतलब है हम अपने जीवन को अलग ढंग से जी सकें, ऐसा कहा जा रहा है। अगला है कि कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है, शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं। वो बात तो सही है, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनमें हम एक अर्थ पाते हैं। हाँ, हम उनमें एक अर्थ पाते हैं, यानी एक जैसे कि राम है, एक शब्द है, लेकिन राम किसी को बुलाया जाए तो शब्द अलग देता है। कलाकार होने के लिए अगला है, कलाकार होने के लिए ज़रूरी है कि वह चीज़ों को कसकर पकड़े और अनुभव को स्मृति को व्यक्ति में तत्व को रूप में ढाले। ये बहुत ज़रूरी है। ये कितना सुंदर बात कही है किसी कलाकार ने। कला का प्रयोजन अर्नेस्ट फिशर ने इसको कहा है, वह चीज़ों को कसकर पकड़े, अनुभव के स्मृति को व्यक्ति में, अनुभव को स्मृति में यानी स्मरण रखे, और स्मृति को जो स्मरण है उसको अभिव्यक्त कर सके, और तत्व को रूप में ढाले, जो तत्व है उसको एक रूप दे सके, उसी को कहते हैं कलाकार। कहानी शायद समय की, ये नमक का दरोगा एक प्रकार की कहानी की तरह से ही है, कहानी ही है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें संबोधित करती है, समझाती है। और कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेट कर एक क्षण में बांध देती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है, कभी टुकड़ों को एक जोड़कर दायरा बनाती है। ऐसा जीवन में साहित्य का स्थान ये है। प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और इनका जन्म बनारस के लमही, उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में लमही नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, हाँ, ये सेवा सदन, हाँ, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, हाँ, निर्मला, कायाकल्प, गबन, हाँ, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन। ये देखो, ये सोजे वतन लिखने के बाद बड़े चर्चे में आ गए थे प्रेमचंद जी, और सोजे वतन बहुत ही चर्चित कहानी हुई। बाद में इस पर अंग्रेज सरकार ने इस पर मतलब पाबंदी लगाई कि यह कहानी बहुत ही समाज को पढ़ने लायक नहीं, ऐसा कहा गया था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद के सारे लेखन पर रोक लगाने की वजह से प्रेमचंद को पहले तो धनपत राय नाम से लिखते थे। बाद में जब सोजे वतन निकला तो बाद में इनको इनके कोई जो संपादक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम अपना नाम ही बदल लो, धनपत राय नाम से न करके तुम प्रेमचंद नाम से लिखो। उनका नाम था दया नारायण निगम, और उन्होंने ही इनको ये बात कही कि ऐसा करो भाई, ऐसा ही करना। तो चलिए ठीक है। तो ये मानसरोवर 8 खंड में है, 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह है, करबला संग्राम है, प्रेम की देवी, कुछ विविध प्रसंग, निबंध संग्रह आदि हैं। तो आगे इनका ये कहते हैं मृत्यु 1936 में हो गया था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता है। अभाव मतलब कि अभाव यानी वो चीज़ नहीं मिल पाई इनको जो इन्हें चाहिए था।
यानी जो एक बालक को चाहिए होता है, जो एक समाज के किसी व्यक्ति को चाहिए होता है, इस तरह से इनका बचपन अभाव में था। और लगभग सभी लेखकों का अनुभव या तो उस अभाव में ही बीतता है। कथा के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता, इसका कहना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। देखिए कितनी कठिन परिस्थिति में इन्होंने अपना जीवन जिया है। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने का त्यागपत्र, यही बात है, वो सोजे वतन लिखे तो यह त्यागपत्र देना पड़ा, इनको बाहर निकाल दिया, त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिनमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था, यानी यथार्थ रूप से भी थे और आदर्श रूप में भी वही काम करते थे। हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास के विधायी विकास का विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, 3 प्रकार से। देखिए कहानी का प्रेमचंद युग पूर्व के पहले लोग कैसा क्या लिखते थे और प्रेमचंद युग में कैसे कहानी लिखते थे, प्रेमचंद के बाद कहानी कैसे लोग लिखते हैं, ऐसा 3 भागों में किया गया है। यह प्रेमचंद निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार जिन्होंने कहानी और उपन्यास के विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। हाँ, ऐसे बहुत चीज़ें हैं। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें इनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट जातीय रूप में आई और उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में लगातार विकास की कथाकार के रूप में लगातार विकास किया। ये करें प्रेमचंद ने एक कथाकार के रूप में लगातार विकास किया है। हाँ, पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी संज्ञा या कहानी उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके अनेक ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्र करते हुए समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान को पहुँचा देती है। ये बहुत सारे उपन्यास, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, और भी पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ये कहानियाँ हैं। आदि कहानियाँ ऐसी हैं बाद की उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। देखिए पूस की रात है, हाँ, पूस की रात में वो बेचारा अपना गेहूं का खेत या अपना खेत देखने वो नहीं जाता है, ठिठुरता हुआ रह जाता है और नील गाय उसके पूरे खेत को चर जाती है। अब वो सोचता है कि चलिए अब क्या चर गई, अब नहीं जागना पड़ेगा, आदि आदि बातें हैं। तो देखिए हम बता रहे थे कि गोदान उपन्यास, पूस की रात, कफन। ये पूस की रात तो अभी मैंने बताया आपको। कफन कहानी ठीक वैसे ही है। कफन के लिए गरीब परिवार सारा कुछ पीने के आदी होते हुए भी अब चंदे के पैसे को, यानी कफन के पैसे का भी शराब पी जाता है। तो इस तरह के प्रेमचंद के जो कहानियाँ हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है, हमें सुनना, समझना, पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जिस कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो अब सिलेबस में है, नमक का दारोगा, यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, प्रकाशन इसका हुआ था 1914 ईस्वी में। ये बहुचर्चित कहानी है, सब लोग जानते हैं इसके संबंध में, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए एक ही मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है।
धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, निकलवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को पुनः ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद तथा स्थायी नौकर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। देखिए, किसी भी तरह से यदि हम अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं तो भगवान या ईश्वर व परमात्मा या प्रकृति आपको उसी स्थान या उससे अच्छा जीवन आपको प्रदान करेगी। इसलिए हमें धर्म के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। कहानी के इस अंतिम प्रसंग में पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक, देखिए यहाँ पे शब्द जो प्रशासनिक है, इसमें एक और शब्द आता है प्रशासनिक, दोनों सही होता है। तो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार की उस व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उड़ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये कहानी नमक का दरोगा नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना है। नमक का दरोगा के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।